रत्नागिरी के एक छोटे से गांव में शंभू रहता था। वैसे तो शंभू एक मामूली इंसान था जो एक ढाबे में मुलाजमत करता था, लेकिन उसके पास उसकी छोटी सी जमीन थी जहां उसने सालों पहले आम के पेड़ लगाए थे। देख रही हो मीनाक्षी, मेरे आम के दरख्त कितने बड़े हो गए। लेकिन अब तक इन पेड़ों पर आम क्यों नहीं लगे? बहुत जल्द ही लगेंगे और फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उम्मीद है ये सब बहुत जल्द हो। मीनाक्षी और शंभू मिलकर अपने आम के पेड़ों का अच्छे से ख्याल रखा करते थे। रोज सुबह सारे पेड़ों को पानी डालने के बाद ही शंभू अपनी नौकरी पर जाया करता था। आज फिर तुम लेट हो गए शंभू। माफ कर दीजिए मालिक, अगली बार से नहीं होऊंगा। वो मेरे एक दरख्त में कीड़े लगे थे तो मैं उसमें दवाई डाल रहा था। ठीक है, इतने सालों से तुम उन दरख्तों का ख्याल रख रहे हो, ऊपर वाला ही जाने उसमें कब फल आएंगे। आएंगे मालिक, जरूर आएंगे। उसी दिन शंभू को अपनी पगार मिली 10,000 रुपए। वो सारे पैसे लेकर बगल वाली दुकान पर गया। ये लो भाई, आपके 500 रुपये जो मैंने पिछले हफ्ते लिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से वो किराने की दुकान पर गया। आ गए भाई। मैं सोच ही रहा था कि अब तक तुम क्यों नहीं आए। खैर, आपके घर का सारा राशन मैंने पहले ही बांध दिया है। बहुत अच्छा किया। कितना हिसाब हुआ भाईजान? 2040 रुपए। ये लो। फिर शंभू दूध वाले के पास गया। ये लो भाई, तुम्हारे 1000 रुपये। अब बकाया खत्म, नया हिसाब शुरू। हाँ ठीक है। सबका हिसाब चुकाकर जब वो घर पहुंचा, आपका इंतजार कर रही थी। पगार मिली लगता है। यहाँ रख दीजिए सारा राशन। मिली भी और 3540 रुपए दे भी दिए। मतलब अब बस 6407 रुपए ही बचे हैं। हाँ, इसमें से खेत के लिए मुझे 3000 रुपए चाहिए। बिजली, मोटर, पानी का बिल वगैरह वगैरह। 500 मेरे महीने का खर्च और बचे हुए 3000 रुपए तुम रख लो। जो सामान लगे वो ले लेना और बाकी पैसे बचा लेना। जी ठीक है। मैंने सोचा था इस माह अगर 3000 रुपए से ज्यादा पैसे मिलते तो नई साड़ी खरीद लूंगी। वो अगले माह मेरी बहन की शादी है ना। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी ले आऊंगा। ठीक है जी। सारा हिसाब हो चुका था। अगली सुबह जब शंभू अपने आम के पेड़ों के पास पहुंचा तो वो हैरान था। मीनाक्षी, क्या हुआ? देखो, दरख्तों पर फल आ रहे हैं। हे भगवान, ये हमारे पेड़ों की पहली फसल होगी। हाँ हाँ, उम्मीद है फसल बहुत अच्छी होगी ही। हमने इतने सालों से इतनी मेहनत जो की है। वो तो है। शंभू और मीनाक्षी बहुत खुश थे। उनके सालों की मेहनत रंग लाई थी। एक माह में सारे पेड़ों पर आम आ गए। इतने सारे आम है ना? हाँ, हमें अभी इनकी और भी अच्छे से देखभाल करनी होगी, तभी हमें अच्छी कीमत मिलेगी। हाँ बिल्कुल। अब से मीनाक्षी और शंभू ने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने आम के बगीचे में बिताया। अगर एक भी आम को कीड़े लगते तो वो तुरंत उसे तोड़ देते। लगभग 3 माह बाद आम पकने लगे। शंभू ने एक आम तोड़ा और उसे खाया। ये आम तो बहुत ही रसीले हैं मीनाक्षी, तुम भी खाओ। हाँ। मीनाक्षी ने भी आम चखा। सही कहते हैं लोग, मेहनत का फल मीठा होता है। अब सारे आम तोड़ने होंगे। ठीक है। शंभू ने अपनी नौकरी से कुछ रोज की छुट्टी ले ली और दोनों मियाँ बीवी मिलकर आम इकट्ठे करने लगे। 3 दिनों में आमों का बड़ा सा ढेर लग गया। सोचा नहीं था इतने सारे आम लगेंगे हमारे पेड़ों पर। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। तभी एक आमों का कारोबारी वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नजर ताजे आमों पर पड़ी। अरे शंभू भाई,
सारे आम बेचने हैं क्या? जी स्वामी भाई। स्वामी ने एक आम चखा। वाह, एक नंबर, बहुत ही मीठे हैं और साइज भी बड़ा है। क्या दाम लोगे इन सब का? ये मेरी पहली फसल है, आप ही कुछ हिसाब से बता दीजिए। फसल बहुत अच्छी है, मैं इन सारे आम के तुझे 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। 3 लाख? सौदा मंजूर है तो बोलो। जी मंजूर है। और हाँ, अगले साल भी मुझे ही बेचना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पैसे और आदमी लेकर आता हूँ। ठीक है। स्वामी पैसे लेने चला गया और मीनाक्षी और शंभू गुफ्तगू करने लगे। ऊपर वाले का करम है हम पर। 3 लाख, बाप रे। करम तो है और हमारे सालों की मेहनत भी तो है मीनाक्षी। हाँ, ये मेहनत के ही तो फल हैं। वो दोनों स्वामी के लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद स्वामी एक टेम्पू और कुछ आदमी और पैसों के साथ लौट आया। ये लो शंभू, तुम्हारे पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। शंभू ने पहली बार इतने सारे पैसे देखे थे। स्वामी के आदमी आमों को टेम्पो में भरने लगे। सब कुछ हो जाने के बाद शंभू और मीनाक्षी घर लौटे। इतने सारे पैसों का हम क्या करेंगे? 1 लाख बैंक में एफडी रखेंगे, 1 लाख के तुम्हारे लिए जेवर बनाएंगे और 1 लाख अगले साल के लिए बचाएंगे। 1 लाख के जेवर? हाँ, जिंदगी भर मैंने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय इस मंगलसूत्र के। चल अभी जेवर खरीदते हैं। अभी? हाँ अभी। मीनाक्षी और शंभू गहनों की दुकान पर पहुँचे। आदाब अर्ज़े खिमजी भाई। आदाब आदाब। बोलो शंभू भाई, क्या दिखाऊं? भाभी जी के लिए कान की बाली या अंगूठी? आप कान की बाली भी दिखाइए, अंगूठी भी और एक हार भी। ठीक है भाई। किमजी भाई ने पहले बालियां दिखाई। मीनाक्षी ने एक बाली पसंद कर ली। फिर अंगूठियां दिखाई। मीनाक्षी ने एक अंगूठी भी पसंद कर ली। फिर किमजी भाई ने हार दिखाया। मीनाक्षी ने भी एक हार पसंद कर लिया। इन सबको मिलाकर 70,000 रुपए हो गए शंभू भाई। बस एक काम कीजिए, आप कंगन भी दिखाइए। अजी। किमजी भाई ने कंगन भी दिखाए। मीनाक्षी को एक कंगन भी जोड़े में पसंद आई। इन सबको मिलाकर 1,10,000 हुए हैं शंभू। ठीक है। शंभू ने अपने ही झोले से पैसे निकाले और खीमजी भाई को दे दिया। अरे वाह भाई, इतने सारे पैसे, वो भी नकद। कोई खजाना मिला है क्या? ऐसा ही समझो। खीमजी ने सारे गहने मीनाक्षी को दे दिए और वो लोग वहाँ से निकल गए। शंभू के जाते ही खीमजी भाई ने ये बात दूसरे दुकानदारों को बताई। वो शंभू मेरी दुकान से 1,10,000 के जेवर खरीद कर गया है। लगता है कोई खजाना मिला है उसे। अरे बाप रे। और ये बात आग की मानिंद फैल गई। सारे गांव वाले मिलकर मुखिया के पास गए। जरूर शंभू को खजाना मिला है। उसने 1,10,000 के जेवर खरीदे। बाप रे, वो ढाबे पे काम करने वाला शंभू ना। अगर उसे खजाना मिला है तो उस पे सारे गांव वालों का हक है। हमें उससे अपना हक मांगना ही चाहिए। हाँ चलो। मुखिया के साथ सारे लोग शंभू के घर पहुँचे। आप सब एक साथ? क्या बात है? सुना है तुम्हें खजाना मिला है। उस खजाने पर गांव वालों का भी हक है। मुझे कोई खजाना नहीं मिला है। तो इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो इस साल मेरे आम के दरख्तों की पहली फसल बिकी है 3 लाख रुपयों में। स्वामी भाई ने ही तो खरीदी है। झूठे, वो कंजूस स्वामी तुझे एक फसल के 3 लाख देगा? कुछ भी। यकीन नहीं होता तो उनके पास चलो। सारे गांव वाले स्वामी कारोबारी के गोदाम में पहुँचे। स्वामी भाईजान, इन्हें बताओ कि तुमने मेरे आमों का मुझे 3 लाख रुपए दिए हैं। हाँ दिए हैं। इन्हें लगता है कि मुझे कोई गड़ा खजाना मिला है और ये अपना हिस्सा मांग रहे हैं। थो थो थो, कितने गए गुजरे हो तुम लोग।
इस बेचारे ने सालों से अपने आम के दरख्तों पर मेहनत की और अब जाकर इसे दरख्तों पर फसल उगी है। ये इसकी मेहनत की कमाई है और तुम लोग इससे हिस्सा मांग रहे हो। तुम सबको तो डूबकर मर जाना चाहिए। स्वामी कारोबारी ने सारे गांव वालों को अच्छे से खरी खोटी सुनाई और सबका सर शर्म से झुक गया। खीमजी भाई को खटक गया कि शंभू के पास 1,10,000 रुपए थे। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि लोगों को दूसरों का भला होता हुआ अच्छा नहीं लगता। बहुत ही मतलबी होती जा रही है ये दुनिया। सोनू एक कबाड़ी था। वो घरों के कबाड़ इकट्ठा करके फरोख्त किया करता था। उसे मजबूरन ये काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, मालूम नहीं मेरी जिंदगी में अच्छे कपड़े कब नसीब होंगे। लगता है जिंदगी कबाड़ों के बीच ही गुजर जाएगी। एक रोज उसे रेहड़ी पर आम फरोख्त करता हुआ नजर आया, जिन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो रेहड़ी वाले के पास जाता है। भाईजान, एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे पास आम भी नहीं है, चल दफा हो जा। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहां से भगा देता है। सोनू ललचाई नजरों से आमों को देखता हुआ वहां से चला जाता है। चलते चलते वो एक पार्क में पहुंचता है। वहां पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख मेरे अब्बा कितने अच्छे आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा, बहुत महंगा है। मेरे अब्बा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बेहद शौक है ना, इसलिए आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा ही रहे होते हैं। तभी वहां सोनू पहुंच जाता है और उन्हें आम खाता देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाता देख कैसे ललचा रहा है। क्या आंखें फाड़ कर देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? आम खाना है क्या? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी जानिब आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है, वो आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहां से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की बोरी लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु बाबा नजर आते हैं, जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वो उन्हें देखकर उनके पास दौड़कर जाता है। बाबा, क्या हुआ? आप बेहोश कैसे हो गए? मुझे इन्हें पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास के दरिया से पानी लेकर आता है और साधु बाबा के मुंह पर छिड़कता है। साधु बाबा को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु बाबा, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास के दरिया से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। बाबा जी, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारा वाकया बताता है और अपने आम खाने की ख्वाहिश को जाहिर करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको तसल्ली देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूं। इसमें से आमरस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम पलटोगे उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल दे देते हैं। कमंडल पाकर सोनू बेहद खुश होता है।
और जी भर के आम रस पीता है। अपने साथ साथ वो और गरीब लड़कों को भी आम रस पिलाता है। आम रस पीना जिनकी कुव्वत में नहीं था। एक बार जब सोनू कमंडल में से आम रस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था। ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही, लेकिन वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहां से आ रहा है, और इतना सारा आमरस कि वो बाकी के बच्चों में भी बांट रहा है। इसका तो इल्म करना ही होगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आम रस का असरार मालूम हो जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये असरार है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की नजर हटते ही वो कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों में बहस होती है कि कौन उस कमंडल में से आम रस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं कमंडल क्यों दूं? मेरे हाथ में है कमंडल, तो आमरस मैं ही निकाल कर देता हूँ। नहीं नहीं, कमंडल से आमरस तो मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे हासिल करके दिखा। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने कमंडल चुराने में मेहनत ज्यादा की है, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आम रस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वो पहाड़ी से टकराता है, उतनी मर्तबा कमंडल से आम रस निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ सैलाब आ जाता है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। लेकिन तू है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी मर्तबा यह पहाड़ी से टकराता है, उतनी मर्तबा इससे आमरस निकलता का निकलता जा रहा है। इसी तरह यह निकलता रहा तो सैलाब आ जाएगा। अब मुझे क्या मालूम था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि सैलाब आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला आमरस के सैलाब में डूब जाता है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस के सैलाब की वजह का अंदाजा होता है, वो उस कमंडल को तलाशने के लिए निकल जाता है। वो सैलाब में चलता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो सैलाब ही आ गया। इस सैलाब को कुछ भी करके मुझे खत्म करना ही होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस के सैलाब को वापस अपने अंदर ले लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में डूब जाएगी। तुमसे गुजारिश है कि इस आमरस को अपने अंदर वापस ले लो। कमंडल सारा आमरस अपने अंदर समेट लेता है और सब कुछ कब्ल की मानिंद हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरा आम का सैलाब ही आ गया था। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु बाबा, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूँ। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लीजिए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूँ, लेकिन हाँ, जब भी तुम्हें आमरस पीने का दिल करे तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस कमंडल से तुम्हें बहुत सारा आमरस पिला दूंगा। जी बाबा जी, जब मेरा आमरस पीने का दिल करेगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। लेकिन इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि इंतहाई हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन कोई चीज ज्यादा होने की वजह से हम मुसीबत में आ जाते हैं। जितना है उतने में ही मुतमईन रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई।
साधु से दुआएं खैर लेकर सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ फरोख्त करने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का दिल करता है तो वो साधु बाबा के पास चला जाता है। वो अपने नेमतों से उसे वो चीज दे दिया करते थे, लेकिन वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का अंजाम देख लिया था। वहीं अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वो अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं। एक गांव में 2 बच्चे थे, राघव और अमर। एक हादसे में उनके वालिदैन की मौत हो जाती है। दोनों भाई बहुत रोते हैं। भाईजान, अब हम क्या करेंगे? हम अब कैसे जिएंगे? तू फिक्र मत कर, तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। अगली सुबह अमर बोलता है, भाईजान भूख लगी है। रुको, मैं कुछ लाता हूँ। नहीं भाईजान, मैं भी आपके साथ चलूंगा। दोनों भाई अपने घर के पास एक दुकान पर जाते हैं और राघव दुकानदार से बोलता है, मुझे थोड़े अनाज उधार दे दो, मैं कुछ दिनों में उधार चुका दूंगा। दुकानदार दोनों को भगा देता है। वो निराश होकर गांव के एक जंगल की जानिब चल देते हैं। गर्मी की वजह से दोनों भाइयों को बहुत प्यास लगी थी। दोनों जंगल में पानी ढूंढ रहे थे। तभी उनकी नजर एक तालाब के पास पड़ती है, जहां एक साधु बेहोश पड़े थे। लगता है बाबा गर्मी की वजह से बेहोश हो गए हैं। राघव तालाब से पानी लाकर साधु पर छिड़कता है। थोड़ी देर में बाबा होश में आ जाते हैं। राघव उन्हें पानी पिलाता है। पानी पीकर वो कहते हैं, तुम दोनों ने मुझको पानी पिलाया, मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो मेरे भाई को खाना दे दो, ये बहुत भूखा है। राघव की बात सुनकर बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और राघव को एक चप्पल देते हुए कहते हैं, ये मामूली चप्पल नहीं है, इसे पहनकर तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा। फिर साधु बाबा अमर को एक टोपी देते हैं और कहते हैं, ये लो, इसे पहनकर तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, एक बात और, कभी मेरी जरूरत पड़े तो सच्चे मन से याद करना। फिर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। दोनों उस जादुई टोपी और चप्पल से सब मांगते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। एक रोज अमर राघव से कहता है, भाईजान, मुझे सब मिल गया, लेकिन मैं एक बार शाही महल देखना चाहता हूँ और एक शहजादे की जिंदगी जीना चाहता हूँ। राघव छोटे भाई की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसे लेकर अशोकापुर नाम के एक सूबे में जाता है। राघव कहता है, ऐ जादुई चप्पल, हम दोनों भाइयों को शाही कपड़े और जेवरात दो। जादुई चप्पल के जादू से दोनों भाइयों के पास शहजादों की मानिंद कपड़े और जेवरात आ जाते हैं। भाईजान, हम दोनों तो बिल्कुल शहजादे लग रहे हैं, चलो महल में चलते हैं। लेकिन गलती से भी तुम किसी को ये मत बताना कि हमारे पास जादुई टोपी और चप्पल है। जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, अब जल्दी चलो। दोनों अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ के बादशाह दोनों का इस्तकबाल करते हैं और पूछते हैं, आप दोनों कौन से सूबे के शहजादे हैं? हम उदयपुर के शहजादे हैं। शिकार पर निकले थे और जंगल में भटक गए। किसी ने आपके बारे में बताया तो हम दोनों यहाँ पर चले आए। बहुत अच्छा किया शहजादे, आप आराम फरमाएं, मैं आपके खाने का इंतजाम करवाता हूँ। ऐसा कहकर बादशाह वहाँ से चले जाते हैं। बादशाह का एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम महेंद्र होता है। वो निहायत चालाक होता है और बादशाह से बहुत हसद रखता है, लेकिन बादशाह उसे बेहद प्यार करते हैं। महेंद्र बादशाह को मारना चाहता था। रात को दोनों भाई आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। भाईजान, यहाँ के बादशाह कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितने प्यार से हमारा इस्तकबाल किया। अब तो तुम खुश हो ना, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गईं। हाँ भाईजान, मैं बेहद खुश हूँ। आज मेरी जादुई टोपी शाही दरबार में गिर गई थी, पर किसी ने इस टोपी को मामूली समझकर उठाया है नहीं। भाईजान, आपने अपनी जादुई चप्पल संभाल कर रखी है ना? मैंने तुम्हें कहा था ना, उस जादुई टोपी और चप्पल के बारे में जिक्र मत करना। ये लो,
मेरी जादुई चप्पल, इसे अपने पास रखो। मुझे कल सुबह बादशाह के साथ कहीं जाना है। ये बात बादशाह का चचेरा भाई सुन लेता है। सुबह होती है और महेंद्र देखता है कि राघव राजा के साथ महल से बाहर जा रहा है। ये देखकर महेंद्र अमर के पास जाता है और कहता है, अरे अमर, मुझे तुम्हारे भाई ने तुमसे वो जादुई टोपी और चप्पल लाने को कहा है। हम तीनों महल के बाहर किसी काम से गए हैं और बादशाह वहाँ मुसीबत में फंस गए हैं। इन्हें इस जादुई चप्पल और टोपी के मुतालिक कैसे इल्म? लगता है भाईजान ने ही इन्हें बादशाह को मुसीबत से बचाने के लिए बताया है। अमर ने बिना कुछ सोचे समझे दोनों चीजें महेंद्र को दे दी। थोड़ी देर बाद राघव अमर के पास आता है और कहता है, अमर, मेरी जादुई चप्पल देना। भाईजान, आपने तो महेंद्र जी को भेजकर मंगवा ली थी ना? ये सुनकर राघव सब समझ जाता है कि महेंद्र ने चालाकी से अमर से दोनों जादुई चीजें ले ली। राघव ये बात बादशाह को भी बता सकता था। दोनों भाई वहाँ से मायूस होकर चले जाते हैं। भाईजान, ये सब मेरी गलती से हुआ है। नहीं अमर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोनों भाई उसी शहर में भटकते रहते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठकर राघव उस साधु बाबा को याद करता है। तभी पेड़ से एक आम गिरता है। अमर उस आम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बिना वक्त गवाए उसे खा लेता है। और तभी अमर के दोनों कान हाथी के कानों के मानिंद बड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? ये देखकर राघव फिर से उस साधु बाबा को याद करता है और तभी उस पेड़ से एक पत्ता गिरता है और राघव उसे उठाकर अमर के कान पर रख देता है और अमर के दोनों कान ठीक हो जाते हैं। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है ये आपका ही करिश्मा है। ये देखकर अमर एक मंसूबा बनाता है और महेंद्र पर नजर रखने लगता है। अमर को इल्म था कि महेंद्र शिकार के लिए जंगल में जाता है। एक रोज महेंद्र अपने घोड़े पर बैठकर शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। दोनों होलियां बदलकर जंगल पहुंच जाते हैं। महेंद्र को बहुत प्यास लग रही थी। तभी महेंद्र को एक आवाज सुनाई देती है, शरबत ले लो, ताजे आम का शरबत ले लो। आवाज सुनकर महेंद्र शरबत पीने के लिए जाता है और कहता है, अरे शरबत वाले, चल शरबत पिला। जी हुजूर, अभी पिलाता हूँ। शरबत पीने के बाद महेंद्र के कान हाथी की कान के मानिंद हो जाते हैं और महेंद्र उस शरबत वाले को कहता है, ऐ शरबत वाले, तूने मुझे ये कौन सा शरबत पिलाया है, जल्दी बता। हुजूर आली, मैंने तो आम का ही शरबत दिया था, मुझे इल्म नहीं ये कैसे हुआ। सैनिकों, इसे गिरफ्तार करके महल ले चलो। सैनिक अमर को पकड़कर महल ले जाते हैं। वहाँ बादशाह अपने भाई के इतने बड़े कान देखकर महेंद्र से सारी बातें पूछते हैं। महेंद्र सब बताता है और राजा अमर को जेल में डाल देते हैं और सूबे में मुनादी करवा देते हैं कि जो उनके भाई को ठीक करेगा राजा उसे अपनी आधी जायदाद दे देंगे। दूर दूर से हकीम आते हैं पर कोई महेंद्र को ठीक नहीं कर पाता। तब राघव होलिया बदल कर आता है और कहता है, क्या आपने कभी किसी का कोई सामान चुराया है? क्योंकि सामान चुराने से ही जिस्म का कोई हिस्सा इस तरह बड़ा हो जाता है। महेंद्र सब बता देता है। राघव उस पत्ते को महेंद्र के कान पर लगाता है और महेंद्र के कान ठीक हो जाते हैं। फिर राघव अपने असली हुलिये में आकर बादशाह को सारी बात बताता है। बादशाह ये सुनकर अमर को जेल से निकलवा देते हैं। मुझे माफ कर दो, ये लो अपना सामान जो मैंने चुराया था। भाईजान, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। तीनों उसे माफ कर देते हैं। बादशाह अपने वायदे के मुताबिक राघव और अमर को अपना आधा सूबा दे देते हैं। दोनों भाई खुशी खुशी उस सूबे में रहने लगते हैं।